नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। कांग्रेस को इस समय किस चीज की जरूरत है? संगठन की, रणनीतिकार की, संसाधन की या इन सब की, जिसके जरिए कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर सके? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि थोड़े दिन पहले प्रियंका गांधी की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई और बिहार चुनाव में एक तरह से सुपड़ा साफ होने के बाद प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से यह मुलाकात एक तरह की नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की संभावनाओं को जन्म देती है। और खास करके बिहार जैसे राज्य में, जहां पर प्रशांत किशोर एक तरह से लुट पिट चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर में ढेर सारी संभावनाएं हैं। कांग्रेस भी एक तरह से वहां पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन कांग्रेस के पास एक जनाधार है, कम से कम संगठन है। तो अगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिल जाएं और प्रशांत किशोर अगर बिहार में कांग्रेस को लीड करें, तो एक बड़ी संभावना का जन्म हो सकता है। और प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए वैसे भी उन राज्यों में भी उपयोगी हो सकते हैं जहां पर कांग्रेस को इस समय एक रणनीतिकार की जरूरत है। किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस एग्रेसिव तरीके से बीजेपी का मुकाबला किया जाए और खास करके मीडिया के जो आईबॉल हैं उसको कैच किया जाए, उसमें प्रशांत किशोर काफी उपयोगी हो सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने कुछ बातें प्रशांत किशोर के सामने रखी है कि उन राज्यों में प्रशांत किशोर कांग्रेस की मदद करें जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है और उसके बाद इस पे फैसला होगा। तो इस सवाल को समझते हैं कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक दूसरे के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए। तो इस चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। शशिकांत पांडे जो कि प्रोफेसर हैं लखनऊ में, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, और साथ ही सार्थक बागची जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन दोनों से समझते हैं प्रशांत किशोर कांग्रेस की इस जुगलबंदी के मायने क्या है। सार्थक, आप इन संभावनाओं को कैसे देखते हैं, जो रीअलाइनमेंट या फिर जो मुलाकात हुई है? क्योंकि एक गतिरोध आ गया था, जो प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया था, कांग्रेस ने जो उनको कहा, उससे प्रशांत किशोर उस रोल के लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद फिर दोनों की राहें जुदा हो गई। लेकिन फिर से प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद इन संभावनाओं को नया आधार मिला है। आप कैसे देखते हैं कि अगर ये रिलाइनमेंट होता है तो दोनों को क्या एक दूसरे की जरूरत है? इससे किस तरह की परिस्थितियां बन सकती है? देखिए, शंकर जी, जो आपने शुरुआत में जो सवाल पूछा कि क्या मतलब कांग्रेस को इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ का ज़्यादा उनको मतलब डिसएडवांटेज है। संसाधन, संगठन और एक नेतृत्व, तीनों में जो है रणनीतिकार का भी अभाव है। और ये सभी मतलब हम देखते हैं कि सभी मुद्दों पे कांग्रेस कहीं न कहीं काफ़ी पिछड़ रही है, जिसका कि हम देख रहे हैं कि जो चुनावों में भी उसका एक असर हमको कांग्रेस की जो परफॉर्मेंसेज है अलग-अलग स्टेट इलेक्शंस में, उसमें हम देख रहे हैं। जैसे हरियाणा में हुआ, फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद भी बिहार में। हालाँकि झारखंड जीती, पर झारखंड में भी कांग्रेस वाज़ अ माइनर प्लेयर। अब हम ये है कि प्रशांत किशोर जो है, एक तो एज़ अ रणनीतिकार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, पर एक जो बात जो मेरी समझ में जो आती है कि जो लास्ट टाइम उनके जो मतलब प्रेजेंटेशंस हुए थे और जो जिस तरह से वो जो एक अग्रीमेंट हो रहा था, होते-होते भी ना हो पाया। तो एक उसमें है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से एक संपूर्ण समर्पण चाहते हैं एज़ अ क्लाइंट, जिसके साथ वो काम करना चाहते हैं, कि उनको एक टोटल फ्री, मतलब इट्स माय वे और द हाईवे टाइप का एक एटीट्यूड है, कि जो भी होगा उसमें ही विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग पावर्स उनको मतलब कंटेस्टेड चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जब नीतीश कुमार के समय में भी, जब 2015 में वो आए थे, तो उनको जो है नीतीश कुमार के इक्वल उनको पोजीशन, मतलब पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट का पद भी दिया गया और वो नीतीश कुमार के साथ ही रहते थे। वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा, जब वो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को गाइड कर रहे थे, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद ही प्रशांत किशोर को वो डिसीजन मेकिंग पावर्स दिए गए थे, जो कि उनको अनकंटेस्टेड थे और अनक्वेश्चन थे कुछ हद तक। उस टाइप का एक कांग्रेस जैसी संगठन, जो कि एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत सारे उसमें स्टेट यूनिट्स है, बहुत सारे उसमें फैक्शंस है। इस तरह के फैक्शन रिडन पार्टी में उस तरह का एक अनक्वेश्चन्ड और अनचैलेंज्ड पावर किसी भी आउटसाइड रणनीतिकार को मिलना बहुत मुश्किल है। और उस मुद्दे पे मेरे ख्याल से कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में आपस में सहमति नहीं बन पाई। जिस तरह का एक अगर हम देखें कि वो जो वाईएसआर रेड्डी को भी जब वो गाइड कर रहे थे, वहां पे भी मेन जो पार्टी लीडर है, उसके बाद
बाकी का डिसीजन मेकिंग पूरा प्रशांत किशोर के पास था। तो उस लेकिन तरह अब के तो परिस्थितियां एक तरह से वो ठीक है, ये सारी कांग्रेस की चैलेंजेज है, लेकिन अब तो परिस्थितियां थोड़ी सी, क्योंकि दोनों लूट पिट गए हैं और कांग्रेस को अगर सचमुच सत्ता में आना है, आप अगर कर लें कि यूपी असेंबली में या फिर 2029 के लिए भी, तो कांग्रेस को भी अपनी कुछ शर्तें ढीली करनी पड़ेगी। कांग्रेस को भी उस पेज पे आना पड़ेगा और प्रशांत किशोर भी शायद बिहार हार के बाद थोड़ा सा ये समझ गए होंगे कि भाई ठीक है, रणनीतिकार के रूप में तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन इतने साल के बाद भी मैं संगठन क्रिएट नहीं कर सकता जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के पास में है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि दोनों अपनी अपनी स्थिति से क्या नीचे झुकने के लिए तैयार होंगे। इस सवाल को शशिकांत जी आपसे लेते हैं, फिर सार्थक के पास आएंगे। आपको लगता है कि दोनों अब की जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें समझौता करने की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर जिस तरह से प्रशांत किशोर की जो एक शख्सियत है, जिस तरह की वो कल्ट है या पर्सनालिटी है, उसमें कांग्रेस जैसे संगठन में या बीजेपी जैसे संगठन में रह के काम करना उनके लिए मुश्किल होगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रशांत किशोर हो या अब कांग्रेस पार्टी हो, प्रशांत किशोर जब पहले उनका जो मैं जिक्र कर रहा था प्रारंभ में कि जो 2022 में उनकी वार्ता हो रही थी कांग्रेस में शामिल होने के लिए, उस वक्त वो एक स्ट्रेटजिस्ट थे और वो बहुत जगहों पर उन्हें कामयाबी मिल रही थी स्टेट्स में। लेकिन बाद के दिनों में और विशेषकर जो इन्होंने बिहार का चुनाव, जो कि उन्होंने 2-3 साल पैदल यात्रा की और उसके बाद जो रिजल्ट आया बिहार का कि 238 में से 236 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में अब वो वाली बात उनकी नहीं रही, उनकी स्थिति। और अब वो एक कहीं न कहीं अब चूँकि वो राजनीति में अब आ गए हैं पूरी तरह से और राजनीति में उन्हें भी पता है कि एज़ ए स्ट्रैटेजिस्ट वो हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हों, लेकिन एज़ ए पॉलिटिकल आउटफिट उन्हें जैसे कि केजरीवाल को करना पड़ा था, उन्हें कहीं न कहीं बार्गेनिंग करनी होगी और अपने स्टैंड्स में कहीं न कहीं अपने इस पोज़ीशंस को डाइल्यूट करना होगा। तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की कोई बातचीत होती है कांग्रेस से अब अभी के जो सिनेरियो में, तो हो सकता है कि कुछ दोनों के बीच में तालमेल हो। और जैसा सार्थक बोल रहे थे कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करना और एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि वो कांग्रेस के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। आपको मालूम है कि 2017 में अमरिंदर सिंह की जो जीत हुई थी उसमें प्रशांत किशोर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में जो 17 में ही वो कांग्रेस के साथ काम किए, वो कामयाबी नहीं मिली। तो काम पहले भी कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो एक संभावना जरूर हो सकती है, क्योंकि जो वर्तमान में जो स्थिति है, जो आपने प्रारंभ में बात कही कि संगठन, संसाधन और रणनीतिकार, प्रशांत किशोर अगर इस कांग्रेस पार्टी के साथ टीम अप करते हैं तो ये दोनों के लिए म्यूचुअली एडवांटेजियस है। आगे किस रूप में चीजें अनफोल्ड करेंगी, क्या वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हैं या वो अलग से रह करके वो कांग्रेस को सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। और विशेषकर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 2027 में, उससे पहले तमिलनाडु, बंगाल और असम के चुनाव हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस चाहेगी कि प्रशांत किशोर एक सफल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हों, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो केंद्र की, वहां भी उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड किया था और बहुत सारे राज्य सरकारों को भी। तो वो चाहेगी कि हम जो है वर्तमान परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव में अपने पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर करने के बावजूद कांग्रेस लगातार जो है वो असेंबली इलेक्शंस हार रही है। तो एक अवसर होगा कांग्रेस के लिए और दोनों ही चाहेंगे कि एक मंच पर आए और साथ टीम अप करके काम करें। सार्थक, आपको लगता है कि कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि भाई सोना या डायमंड बहुत कम कीमत पे आ गया है और मिल रहा है, और उसके खरीदार, कांग्रेस पार्टी को तो चाहिए कि भाई प्रशांत किशोर जैसे टैलेंट को वो तुरंत ग्रैब करें और उनको अपने कुछ शर्तों में थोड़ा सा ढील भी देना पड़े तो उन्हें किसी तरह से एकोमोडेट करें, क्योंकि कांग्रेस की ढेर सारी प्रॉब्लम प्रशांत किशोर एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस जैसे संगठन में चैलेंजेज हैं, वहां पे रीजनलिज्म होगा, वहां पे अलग अलग गुट हैं, लेकिन प्रशांत, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है, कांग्रेस ये हमेशा कहती है कि उन्हें मीडिया स्पेस नहीं मिलता। प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो पूरे बिहार के इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन 200-250 इंटरव्यू दिए होंगे और सबसे ज्यादा मीडिया आईबॉल उन्होंने कैच किया होगा, तो उसको वो एड्रेस कर सकते हैं। वो एक बेहतर रणनीतिकार हैं। किस तरह से बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है वो उस बात को समझते हैं, रिसोर्स वो मोबिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कांग्रेस की है उसको वो एड्रेस कर सकते हैं। तो शायद इसलिए कांग्रेस को तो चाहिए कि लपक के उन्हें पकड़ ले।
जी, बिल्कुल, आई थिंक ये बात सही कही आपने और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट होगा देखना कि कांग्रेस अगर नेशनल लेवल पे सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए भी, जो हालाँकि वो नेशनल पार्टी है, पर जैसा कि शशिकांत जी ने भी कहा कि पंजाब में उनको सक्सेस मिला था। अभी अगर आने वाले चुनावों की बात करें तो मुझे क्लियरली दिखता है कि असम और केरला के जो चुनाव है, उसमें कांग्रेस को एक फाइटिंग एज है। तरुण गोगोई के अंडर में 3 बार वो गवर्नमेंट भी बना चुके थे लास्ट, जबकि बीजेपी आने के पहले, और केरला में भी वो अपोजिशन में लीडिंग पार्टी है और केरला में भी काफी चांसेस है कि यूडीएफ की गवर्नमेंट वो बना सके। तो उसमें अब वो है कि अंतर विरोध जो है, अंतर कलेश जो है, फैक्शन पॉलिटिक्स है, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए रणनीतिकार के सहायता से। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर का निजी इन्वेस्टमेंट था सीएए और एनआरसी के मामले में, जिसमें कि वो नीतीश कुमार से तब अलग हो गए थे इसी वैचारिक उस पे। और जब आसाम के चुनाव में इस बार सीए और एनआरसी के बाद का चुनाव के इसमें ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्लियरली है दोनों एस्टैब्लिश घेरों में, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में। तो उसमें मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर एज ए रणनीतिकार आते हैं कांग्रेस के साथ, तो आसाम के चुनाव में स्पेशली वो उस तरह से कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने आइडियाज, अपने सुझाव, अपने प्लान से, जिसमें कि कांग्रेस के एग्जिस्टिंग संगठन जो है उसको एक एडवांटेज मिले और वो बीजेपी को काउंटर एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि असम में हम देख रहे हैं कि काफी सारे मुद्दे हुए जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारा आक्रोश है। सिमिलरली हम देखते हैं कि केरला में भी कांग्रेस को एक फाइटिंग चांस है। हालांकि वहां पे लीडरशिप को लेके जो शशि थरूर और बाकी केरला के जो इनफैक्ट राहुल गांधी के जो क्लोज है, जो दिल्ली में उनके जो सलाहकार है, वो भी केरला से आते हैं, तो उनकी भी एक लॉबी है। तो बहुत सारी लॉबिंग चलती है, पर फिर भी हम ये देख सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेके और फैक्शनलिज्म में और ज्यादा मतलब डिफरेंसेस में ज्यादा स्प्लिट ना करके, और अगर प्रशांत किशोर को एकोमोडेट किया जा सकता है, तो ये कांग्रेस के लिए एडवांटेज होगा। और मुझे लगता है प्रियंका गांधी न सिर्फ यूपी की, बट आई थिंक वो वायनाड से सांसद भी है। तो अब वो केरला के इलेक्शंस में अगर प्रियंका गांधी के देखरेख में अगर प्रशांत किशोर को लाके एक अच्छे से रणनीति प्लान करके अगर एक अच्छा चैलेंज माउंट किया जा सकता है, तो ये बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि तेलंगाना और कर्नाटक में ही कांग्रेस की सरकारें हैं और हिमाचल प्रदेश में, तो कांग्रेस भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहेगी। और इसको अगर नेशनल लेवल पे भी अगर वन फॉर्मूला फिट्स ऑल की जगह पे, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं कि हर स्टेट की अलग प्रॉब्लम है। यूपी में कांग्रेस को अलग चैलेंजेस है, बिहार में कांग्रेस को अलग चैलेंजेस थी, महाराष्ट्र में उसके अलग चैलेंजेस है, केरला में भी और असम में भी। तो अगर हर एक स्टेट के हिसाब से टेलर मेड सोल्यूशंस और टेलर मेड उनको प्लान्स किए, तो मुझे लगता है कि उसमें प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार का, जो कि एक टेक्नो पॉपुलिस्ट अप्रोच भी लेके आते हैं, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, वो सर्वेस कराते हैं, ईयर टू द ग्राउंड करते हैं, और एक अच्छा रणनीतिकार के हिसाब से एक बहुत ही एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रखते हैं, और जो कि कांग्रेस के जो भी संगठनात्मक या फिर संसाधनों के अभाव है उसको आपूर्ति किया जा सकता है इस तरह के एक हेल्प लेके। पर मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में बीच में गढ़ी जाए, जहाँ पे कि रोल्स क्लियरली डिफाइंड हो। वो अब तक मुझे लग रहा था कि वो डायलॉग का स्थिति नहीं बन रही थी, पर जो कि आपने कहा कि अभी दोनों की रियलिटीज चेंज हुई है, दोनों को अपने अपने खामियों का शायद से इल्म हुआ होगा, और इसके बाद अब दोनों की एग्जिस्टेंशियल नीड्स भी अलग है। तो मुझे लगता है कि एक इस स्तर पे अभी जाके एक डायलॉग की कुछ गुंजाइश मेरे हिसाब से पैदा हुई होगी। शशिकांत जी, आपको लगता है कि जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के आसपास का जो कॉकस है, जो कि एक तरह से राहुल गांधी के जिसको कहते हैं कि मेंटल स्टिमुलेट करता है या फिर उनको आइडियाज जो लोग देते हैं, उनके पास कांग्रेस में इस हार के बाद या कांग्रेस की जिस तरह से अलग अलग राज्यों में डिफीट हुई है, उसके बाद भी वो बैंडविड्थ है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस तरह के फैसले ले सके। फिर केशवी वेणुगोपाल का क्या होगा, या फिर कांग्रेस के जो बाकी मठाधीश हैं उनका क्या होगा? कांग्रेस क्या आपको लगता है कि उनके आसपास के जो एडवाइजर हैं
वो उन्हें वो लेगरूम देंगे कि प्रशांत किशोर जैसे शख्सियत को जो लैटरल एंट्री के तौर पे उन्हें जगह मिले, क्योंकि इससे पहले हमने इतिहास में देखा है कि देखिए जितने भी लैटरल एंट्रेंट हुए हैं, चाहे यशवंत सिन्हा को ले लें, जसवंत सिंह को ले लें, या फिर इस समय अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, ये सारे जो लैटरल एंट्री पॉलिटिक्स में आए हैं, अपनी अपने एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, किसी के पास कोई दूसरा एक्सपीरियंस था, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए उन्होंने एड ऑन किया है। तो वैसे में प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस ये लेगरूम देती है, तो एक बहुत बड़ा उनके लिए एसेट साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या संभावना बनती है? देखिए, कांग्रेस को ये समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस की तमाम जो बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, वो ऑलरेडी एक-एक करके जो है इनके यहाँ से निकल चुके हो। स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जो एक अभी सार्थक ने जैसा बताया कि वो एक टेक्नो पॉपुलिस्ट अप्रोच रखते हैं और एक उनकी मल्टी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी होती है। तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ लेकर के आए और उसे अगर आप उसके यू क्लिप द विंग ऑल्सो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए काम करना। उन्हें आपको अवसर देना होगा और एट द सेम टाइम ये डिपेंड करता है, यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है, गुण होती है, जो बीजेपी में कहीं ना कहीं है और उसे एज है कि आपको एक तरफ स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर का जो उनके साथ करिश्मा अटैच है, जो मीडिया फुटेज उन्हें मिलती है, उससे बहुत सारे हो सकता है कि राहुल गांधी के जो टीम के मेंबर्स हैं वो इंटिमिडेटेड फील करें, बट एट द सेम टाइम उन्हें एज ए लीडर ये महसूस करना होगा या समझना होगा कि जो अभी की जो सर्कमस्टांसेस है पार्टी की, इस परिस्थिति में अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति उनकी टीम में शामिल होता है, तो चूंकि कांग्रेस की एक लेगेसी रही है, उसका अपना एक वोट बैंक है, संगठन है, और प्लस कुछ राज्यों में स्पेशली जो अभी चुनाव होने हैं, चाहे वो केरला हो चाहे असम हो, वहां पर ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो ऐसे में उनको एक सामंजस्य बिठाना होगा कि जो खास तौर से जो उनके पार्टी में अगर इस तरह की कुछ उन्हें फीडबैक मिलती है कि नहीं, नेगेटिव फीडबैक हो प्रशांत किशोर या अन्य किसी के एंट्री को लेकर के, तो उनको कैसे मैनेज करें और एट द सेम टाइम प्रशांत किशोर जैसे लोगों की भी एंट्री कराए पार्टी में, अगर वाकई कांग्रेस जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। और मैं तो कहूँगा कि न केवल प्रशांत किशोर, बल्कि उन्हें यह उनकी यह कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीके से और भी जो लोग हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे का विस्तार करती रहती है, तमाम सीजन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड हैं, वो सारे लोगों को शामिल करती है, ये अवसर कांग्रेस को भी जो है यूटिलाइज करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस जो है वो टैप नहीं कर पा रही है। सार्थक, आपको लगता है कि इसी सवाल को दूसरे ढंग से पूछते हैं कि जो कांग्रेस शशि थरूर को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, शशि थरूर एक बेहतर स्पीकर हैं, उनका एक अपना एक करिश्मा है, तो जो कांग्रेस शशि थरूर को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, वो कि लैटरल एंट्री के तौर पे प्रशांत किशोर को क्या टॉलरेट कर लेगी, जो नवजोत सिंह सिद्धू को एकोमोडेट नहीं कर पा रही है? क्योंकि देखिए कई बार कहा जाता है ना कि हाथी पालने के बहुत सारे खतरे होते हैं, और हाथी पालना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन एक बेहतर एचआर वो होता है। बीजेपी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो एचआर सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि वो सबको एकोमोडेट करने की क्षमता रखता है, सबकी कैपेबिलिटी, किसको कहाँ पे डिप्यूट करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, सबको एकोमोडेट जब तक नहीं करेंगे तब तक बीजेपी जैसी पार्टी नहीं बनेंगे। तो कांग्रेस का जो एचआर सिस्टम है वो कमजोर है, वो सबको अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, अलग अलग कैपेबिलिटी के लोग हैं, उसको एकोमोडेट करने की क्षमता नहीं रखता। शायद इसलिए शशि थरूर आज की तारीख में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि फिर वहां पे प्रशांत किशोर टिक पाएंगे या उनका एकोमोडेशन हो पाएगा? देखिए, मेरे अनुसार कांग्रेस बेसिकली जो केओस है और जो इनडिसिप्लिन है और जो एक प्लूरलिस्ट अप्रोच लेता है, इट इज अ वेरी रियल डिपिक्शन ऑफ हाउ इंडिया इज, है ना, कि जिसमें कि हर एक के अपने अपने मत है, हर एक को अपना अपना जो अधिकार है, कभी कभी अधिकार कुछ ज्यादा ही है, जिसकी वजह से ये अराजकता भी फैलती है, ये केओस है, जिसकी वजह से एक स्ट्रीमलाइनिंग नहीं होती, एक सिंगल और थॉट नहीं होता है। पर आप देखिए कि क्या कोई मजाल है कि रेल मिनिस्टर अपने मंत्रालय के बारे में कोई टिप्पणी करे, कोई ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अपने मंत्रालय के बारे में कोई टिप्पणी करे? वो टिप्पणी हमको सब पता है कि कहाँ से आ रहा है। अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में मैं कह रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन है अच्छी बात है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, मतलब एक एचआर का कंट्रोल होना चाहिए। पर हम ये देख रहे हैं कि जो भी लैटरल एंट्री हो या फिर आपको मतलब इंटरनेशनल एरिना के
आप हम इनकी बात कर लीजिए, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो तो एक डिप्लोमेट है और वो एक बहुत आला दर्जे के डिप्लोमेट रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। और उनको बीजेपी में आने के बाद उनका क्या हुआ, उनका हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस एक पर्सनैलिटी कल्ट बना उनका ऑनलाइन सोशल मीडिया में। पर अभी देखिए नदारद है वो, किसी मतलब जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो एक थोड़ा सा पब्लिक रिलेशन या पब्लिक आउटरीच में इंडिया का डिप्लोमेटिक लेवल पे काफी फजीहत हुई, उसका जो एक फॉल बैक हुआ वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को साइडलाइन कर दिया गया। अब देखिए हम उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं देख पा रहे हैं। तो एक बात है कि बीजेपी भले ही अच्छे अच्छे टैलेंट को भी लेती है, पर उनका जरूरी नहीं है कि उनका इंडिविजुअलिटी या फिर उनका टैलेंट वैसे मेंटेन रहे। मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। हाँ, हम शशि थरूर के बारे में ऑफकोर्स बातें एकदम सही है जो आप कह रहे हैं कि वो भी एक उसी तरह का, उसी तर्ज पे इंटरनेशनली प्रूव्ड एक डिप्लोमेट रहे हैं और बहुत ही मतलब प्रखर वक्ता रहे हैं, और उसके अकोमोडेशन में कांग्रेस को काफी तकलीफें हो रही है। पर यही बात है कि कांग्रेस पार्टी में ये सब कुछ इट्स वॉशिंग जो डर्टी लिनन इन द ओपन, और बीजेपी में यही सब पर्दे के पीछे होता है। इसी को हम कहते हैं कि डिसिप्लिन है। पर डेमोक्रेसी में केओस की गुंजाइश और थोड़ा जो इस तरह का जो अपने अपने ओपिनियंस की गुंजाइश होती है। अब कांग्रेस का जो, जहां पे कांग्रेस फॉल्ट करता है, जहां पे उसकी शॉर्टकमिंग रहती है, दैट इज कि वो हर एक को उनका जो टेलर मेड एक सोल्यूशन होना चाहिए। वो चाहती है कि वन सोल्यूशन फिट फॉर ऑल। जैसे राहुल गांधी ने युवाओं को पार्टी में लाने के लिए किया था, डेमोक्रेटिक प्राइमरीज के नाम से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, पर वो उनको मतलब ये है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है वो चीजें, जो जो कुछ कुछ प्लान्स वो लेके आना चाहते हैं। पर बेसिक कांग्रेस की लीडरशिप को ये अभी अलर्ट ये होना चाहिए और ये अभी उनको सोचना चाहिए कि हर एक सिचुएशन के हिसाब से, हर एक लीडर के हिसाब से उनको प्लान्स बनाने चाहिए। एंड वन सोल्यूशन फिट फॉर ऑल वाला जो मॉडल है वो अब नहीं चलता है। ये हम देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी भी ऐसा ही करते हैं और अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी अलग अलग तरह के प्लान्स लेके आती है। तो हालांकि कांग्रेस में वो डिसिप्लिन का एक अभाव है, पर ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हम एटलीस्ट ये देखने को मिल रहा है कि आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी कांग्रेस में आई है, जो कि अब तक हम देख रहे थे कि काफी हद तक उसका भी एक अभाव था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं देखता था गुजरात में या फिर बिहार में, उनको पता ही नहीं था कि उनको जब लोगों तक पहुंचना है तो उनको क्या, किन मुद्दों पे बात करनी है। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें एक 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 चेंज हुआ है, कि थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कि कांग्रेस में एटलीस्ट एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी आई है, मैसेजिंग उनका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो गया है पूरा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की बात जरूरत है, पर इट हैज बीन बेटर, अ लिटिल बेटर देन बिफोर। पर गुंजाइश यही है कि अगर कांग्रेस जब तक एक ही सोल्यूशन लेके पूरे देश में घूमेगी, उसमें उसको तब तक इस तरह के असफलताओं का बोझ ढोना पड़ेगा। पर चाहिए जरूरत ये कि हर एक लीडर का किस तरह से, कौन से स्टेट में किस तरह की जरूरत है, कौन से स्टेट में उनका क्या रोल है, वो भी एक प्रैग्मेटिक कंसर्न होना चाहिए। जैसे कि बिहार में कांग्रेस नदारद है, तो बिहार में ये कभी नहीं कांग्रेस को मानना चाहिए या फिर इस तरह की खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कांग्रेस को कि अगर हमने प्रशांत किशोर को बिहार में ले लिया कांग्रेस में तो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। ये कभी बिहार में होने नहीं वाला। तो आई थिंक उनका एक वास्तविकता से भी यूपी बिहार में कांग्रेस एक 4th नंबर की प्लेयर है। इवन की बंगाल में भी कांग्रेस 4th नंबर की प्लेयर है। जन स्टेट्स में कांग्रेस नंबर 2 नंबर 1 में है या फिर नंबर 2 में है। वहां पे कांग्रेस को ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए क्योंकि वहां पे धीरे धीरे संगठन का जो बल है उसको सेंट्रलाइज करके उसको इफेक्टिवली यूज करें और संसाधन भी डाल के वहां पे अपने विनेबिलिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ाए। और ये हम देखते हैं हरियाणा में, अभी भी मैं कहता हूँ हरियाणा में कांग्रेस का एक काफी स्ट्रॉन्ग ये नेटवर्क है वहां पे। तो वहां के लीडरशिप को उस तरह से चांस दे ताकि पंजाब में भी कांग्रेस एक फाइटिंग चांस लेके आम आदमी पार्टी को चैलेंज कर सके। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है कांग्रेस के लिए कि हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्लान्स करे और हर एक लीडर के हिसाब से भी अलग अलग प्लान्स करे। तो मेरे हिसाब से ये जरूरी है कांग्रेस के लिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स स्ट्राइक रेट एंड इट्स इलेक्टोरल परफॉर्मेंसेस। सार्थक, इस सवाल को अंतिम सवाल है जिससे लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी? वो बिहार में इन्वेस्टेड रहे
या फिर नेशनल कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स करें, जिसमें कि ताकि वो राहुल प्रियंका के नजदीक रहेंगे। और क्योंकि कांग्रेस की जो बड़ी प्रॉब्लम है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है और कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ती है, दोनों में काफी फर्क है। बीजेपी जब चुनाव में जाती है तो पूरा संगठन जो है वो चुनाव में उतरता है। कांग्रेस में जो चुनाव जाती है, कांग्रेस का लीडर चुनाव में उतरता है। यानी कि अगर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा मजबूत हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा अगर कांग्रेस को चला रहे हैं तो वो लीड करते हैं कैंपेन को। उसमें हो सकता है कि बाकी नेता उनको हराने के लिए लगे होते हैं। वैसे ही कर्नाटक में अगर डीके शिव कुमार लीड कर रहे हैं तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया चुनाव में उतरते हैं, लेकिन बाकी जगह वहां पे हो सकता है ढेर सारे नेता हराने में लगे हों। जबकि बीजेपी में इसके उलट है। तो प्रशांत किशोर के लिए क्या बेहतर स्ट्रेटजी आपको लगता है करना चाहिए उन्हें? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी इज मच मच बेटर, फार फार अहेड ऑफ कांग्रेस। अब प्रशांत किशोर का मैंने जो बिहार में देखा कि एक इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड था कि मतलब लोगों में, यूथ में स्पेशली हम देख रहे थे कि प्रशांत किशोर को लेके एक बहुत पॉजिटिव, एक एस्पिरेशनल जो एक इम्पैक्ट था कि हाँ चलो, कोई जो मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे वो बहुत ही जमीन से जुड़े और बहुत ही मतलब एकदम जरूरी मुद्दे थे। उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बिहार एज अ रिसर्चर, मतलब मैं पिछले 15 साल से बिहार के चुनाव देख रहा हूँ। मुझे लगा कि इस बार बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर, ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं सोचा था कि वो जीतेंगे या फिर उनकी सरकार बनेगी। वो एकदम उस खुशफहमी में कोई नहीं था जो कि जमीनी हकीकत जानता है बिहार की। पर ये बात थी कि मुद्दों की राजनीति उन्होंने की थी और ये बहुत जरूरी बात थी। जहां पे हम देख रहे हैं कि पैसे की राजनीति हो रही है, फ्रीबीज की राजनीति हो रही है, वहां पे प्रशांत किशोर के जो जनसुराज था, उन्होंने मुद्दों की राजनीति की थी। अब जो है, अगर वो इस मोड़ पे, अगर वो बिहार से अगर चले जाते हैं या फिर वो बिहार से छोड़ के कहीं और जाते हैं, कहीं किस तरफ और अपना मन लगा लेते हैं, तो मुझे लगता है वो उनके जो क्रेडिबिलिटी, जो भी बनी थी क्रेडिबिलिटी, उस पे एक बहुत बड़ा डैमेज होगा, उस पे एक बहुत ज्यादा क्षति आएगी। क्योंकि उन्होंने कई लोगों को एस्पिरेशनल उसमें उन्होंने केटर किया था, मिडिल क्लास, अर्बन, जो बिहार में एक अर्बन पेरी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हालांकि वो दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में बहुत कम है अभी भी, पर फिर भी मैंने देखा था कि कई सारे जगहों में उनका एक इम्पैक्ट था। तो वो जो एक उन्होंने जो एक प्रभाव बनाया है, एक उन्होंने अपने प्रचार से, सोशल मीडिया के जरिए काफी उन्होंने पैसा खर्च किया सोशल मीडिया में, उस सब के जरिए जो एक 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 हवा बनाई थी। मुझे लगता है कि उस हवा से अगर वो हवा धुएं में उड़ जाएगा कि अगर वो बिहार छोड़ के किसी और जगह पे जाते हैं, अगर वो हवा को थोड़ा वो उसको मतलब कंडेंस करके थोड़ा सपोर्ट बेस धीरे धीरे बना के अगर वो बिहार में ही लगे रहते हैं और बिहार में ही वो अपना ये दिखाते हैं कि एक एक सिंसियरिटी दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे के चुनावों में उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने की जो बिहार के युवाओं में खास करके मुझे लगता है वो एक गुंजाइश बनेगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि प्रशांत किशोर किसी और पार्टी को रणनीति नहीं देंगे। मेरे ख्याल से एट द मोमेंट जो प्रशांत किशोर की खुद की आइडियोलॉजी है, उनके जिस तरह से विचार है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह के विचारों की बात कर रही है, सोशल जस्टिस के हो या फिर सेकुलरिज्म, सेकुलर मैसेज की, या फिर भारत के एक जो आइडिया की बात हो रही है, मुझे लगता है दोनों में काफी सामंजस्य है इस मोमेंट पे। पर्सनालिटी, ईगो उसमें हो सकता है ना हो, पर मेरे हिसाब से वैचारिक सहमति कांग्रेस और प्रशांत किशोर के खेमे में अब इस वक्त मुझे दिखती है। तो हो सकता है कि बेस्ट फॉर हिम वुड बी कि बिहार में भी कंप्लीटली अबैंडन ना करे और कांग्रेस को एक एज अ रणनीतिकार, एज अ सपोर्टर, एज अ विचार जो उस तरह का एक हेल्प भी प्रदान करे जहां जहां पे कांग्रेस को जरूरत है। उसके लिए जरूरी नहीं कि उनको अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज करनी पड़े या फिर उनको कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ी। इस तरह का लचीलापन कांग्रेस को भी उनको देना चाहिए कि वो एज एन एक्सटर्नल आके, एज अ प्रोफेशनल आके कांग्रेस को प्रोफेशनल तरीके से हेल्प कर सके। जब हम देख रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल एक सिमिलैरिटी या आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस को भी चाहे कि वो अपना कार्ड कैरिंग प्राइमरी मेंबरशिप ले और आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी तभी होगी। मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी इसमें लचीला बनना चाहिए, तब जाके इसमें हम देख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से ये करना एक एक उचित होगा, इवन फॉर प्रशांत किशोर हु वांट्स टू establish himself as an alternative in Bihar.
निश्चित रूप से। तो मोटी बात ये है कि न केवल कांग्रेस को इस समय वैसे रणनीतिकार की ज़रूरत है, जो अहमद पटेल की तरह सोचता हो, जो चुनाव लड़ाना जानता हो और जिसके पास बीजेपी से लड़ने की एक तरह से समझ भी हो। प्रशांत किशोर में ये सारे गुण हैं। प्रशांत किशोर उस तरह के प्लेयर हैं, जो कि न केवल फंड मोबिलाइज़ कर सकते हैं, न केवल मीडिया का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं। तो इसलिए दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है। सवाल ये है कि दोनों अपनी-अपनी स्थिति से, पोज़ीशन से कितना झुकते हैं और एक-दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की जो मुलाकात हुई है, उससे एक नए रीअलाइनमेंट की संभावना को जन्म एक नए तरह की शुरुआत होने को दिख सकता है, राह दिख सकता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सार्थक, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शशिकांत जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।